नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी का जो हमारा एग्ज़ाम 1 फरवरी 2023 को आयोजित किया गया है, उसकी सभी शिफ्टों में पूछे गए जीएस के प्रश्नों को लेकर आए हैं। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जो हमारा एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा संख्या में प्रश्न रिपीट किए जा रहे हैं। तो बहुत ध्यान से देखते चलेंगे और दोस्तों अन्य संभावित प्रश्नों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ कहाँ पर मिलती हैं? तो दोस्तों, ये भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ कहाँ पर मिलती हैं? तो देवप्रयाग में मिलती हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने देवप्रयाग आंसर लगाया है तो बिल्कुल राइट है आपका कि भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ कहाँ पर मिलती हैं? तो देवप्रयाग में मिलती हैं। और दोस्तों, संभावित प्रश्न कौन से बन सकते हैं? तो दोस्तों, अलकनंदा और धौली गंगा। दोस्तों, अलकनंदा और धौली गंगा ये नदियाँ कहाँ पर मिलती हैं? तो ये दोस्तों अलकनंदा और धौली गंगा नदी मिलती है विष्णुप्रयाग में। कहाँ मिलती है? तो विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है विष्णुप्रयाग में। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें कि अलकनंदा और मंदाकिनी, तो दोस्तों अलकनंदा और मंदाकिनी नदी कहाँ पर मिलती है? मंदाकिनी, तो ये मिलती है रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में मिलती है दोस्तों अलकनंदा और मंदाकिनी। उसके बाद दोस्तों अलकनंदा और पिंडर नदी, अलकनंदा और पिंडर नदी ये कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है कर्णप्रयाग में। तो दोस्तों, आपका प्रश्न पूछा गया था कि भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ कहाँ पर मिलती हैं? तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? तो देवप्रयाग। उसके बाद दोस्तों अलकनंदा और धौली गंगा कहाँ पर मिलती है? तो विष्णुप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी कहाँ पर मिलती है? तो रुद्रप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा और पिंडर नदी कहाँ पर मिलती है? तो कर्णप्रयाग में मिलती है। ये दोस्तों अन्य संभावित प्रश्नों में आ भी सकते हैं, तो बहुत ध्यान से देखते चलेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था कि भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री कौन हैं? और ये दोस्तों दिसंबर 2022 तक के लिए पूछा गया था। और अगर बात करें कि वर्तमान में भी कौन है, तो अनुराग ठाकुर ही हमारा आंसर होगा दोस्तों, वर्तमान में भी और दिसंबर 2022 तक। तो दोस्तों भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री कौन है? तो अनुराग ठाकुर हैं। और अगर हम लोग बात करें कि दोस्तों वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, तो वर्तमान में दोस्तों रेल मंत्री कौन है? तो अश्वनी वैष्णव। अश्वनी दोस्तों वैष्णव है रेल मंत्री हमारे। उसके बाद दोस्तों स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो मनसुख मांडविया। दोस्तों मनसुख मांडविया जो हैं ये दोस्तों हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, मनसुख मांडविया। और अगर बात करें दोस्तों कि हमारे सड़क एवं परिवहन मंत्रालय किसके पास है, तो दोस्तों सड़क और परिवहन मंत्रालय है नितिन गडकरी के पास। दोस्तों नितिन गडकरी के पास है सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, नितिन गडकरी के पास। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? अगला प्रश्न पूछा गया था भारत के वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है? दोस्तों भारत के वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो जनरल अनिल चौहान। दोस्तों जनरल अनिल चौहान भारत के वर्तमान में। पहले सीडीएस कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत। दोस्तों जनरल बिपिन रावत पहले सीडीएस थे, जनरल विपिन रावत। ये दोस्तों पहले सीडीएस थे और वर्तमान में कौन हमारे सीडीएस हैं? तो जनरल अनिल चौहान। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन? दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? तो अर्थशास्त्र के लेखक हैं दोस्तों कौटिल्य। कौटिल्य का दोस्तों अन्य नाम क्या है? तो चाणक्य। चाणक्य दोस्तों भी आपके ऑप्शन में हो सकता है, चाणक्य। और दोस्तों कौटिल्य का अन्य नाम क्या है? तो विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। और दोस्तों अगर क्वेश्चन आ जाए कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, दोस्तों अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो एडम स्मिथ। दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, और अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो एडम स्मिथ। एडम स्मिथ हमारा आंसर हो जाएगा वहाँ पर। और दोस्तों अगर आप लोगों ने कौटिल्य लगाया है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो कौटिल्य हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगर दोस्तों बात करें ये कौटिल्य कौन थे, तो ये दोस्तों चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे, चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे कौटिल्य। और अगर दोस्तों बात करें कि कालिदास, तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे कालिदास, चंद्रगुप्त द्वितीय। और ये दोस्तों चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे कौटिल्य और चंद्रगुप्त द्वितीय के
चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि कौन थे? तो कालिदास थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे कालिदास। और दोस्तों कालिदास की महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो रघुवंशम। कालिदास की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं रघुवंशम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम। ये दोस्तों कालिदास की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। बहुत अच्छे से दोस्तों देखते चलना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगे आपके आने वाले दिनों में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? दोस्तों भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो आप लोग जानते होंगे द्रौपदी मुर्मू है दोस्तों। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। दोस्तों ये किस क्रम के हैं? तो 15वें नंबर। दोस्तों 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। और ये दोस्तों इसके पहले झारखंड राज्य की राज्यपाल थी। इसके पूर्व दोस्तों ये झारखंड राज्य की राज्यपाल थी। और दोस्तों इन्होंने किसको हराया था? तो विपक्ष के उम्मीदवार थे यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा को दोस्तों द्रौपदी मुर्मू ने हराया था। और ये किस क्रम की राष्ट्रपति चुनी गई? तो 15वें क्रम की राष्ट्रपति चुनी गई। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे पद्म भूषण 2022 प्राप्त हुआ? तो दोस्तों 2022 में पद्म भूषण किसे प्राप्त हुआ? तो विक्टर बनर्जी। दोस्तों विक्टर बनर्जी हमारे ऑप्शन में था, तो विक्टर बनर्जी को प्राप्त हुआ। और दोस्तों ये जो हमारा पद्म भूषण है ये भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। दोस्तों तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है? तो पद्म भूषण। और इससे दोस्तों किसे सम्मानित किया गया? तो विक्टर बनर्जी को सम्मानित किया गया। और किस क्षेत्र के लिए दिया गया था? तो दोस्तों कला के क्षेत्र में। दोस्तों कला के क्षेत्र में इनको दिया गया था विक्टर बनर्जी को। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ सुरक्षा से संबंधित है? तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 22 दोस्तों। दोस्तों अनुच्छेद 22 जो है वो क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति, दोस्तों अनुच्छेद 22 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है और हिरासत में रखा गया है। दोस्तों अनुच्छेद 22 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है या हिरासत में रखा गया है तो उसे गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर दोस्तों किसी भी निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने या सक्षम पेश किया जाएगा। और दोस्तों ये जो 24 घंटे का टाइम है ये दोस्तों यात्रा का टाइम भी इसी में शामिल है। यात्रा का टाइम भी इसी में शामिल है दोस्तों। और क्या कहा गया है दोस्तों अनुच्छेद 22 में कि किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया गया है ऐसी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में भी उसे पता होना चाहिए। तो दोस्तों गिरफ्तारी के कारणों के बारे में भी उसे पता होना चाहिए। और दोस्तों बिना कारणों के उसे हिरासत में नहीं लिया जा सकता है। तो दोस्तों कारणों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और 24 घंटे की अवधि के अंदर दोस्तों किसी भी निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। ये हमारा अनुच्छेद 22 कहता है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था कि क्रिकेट में 2 विकेटों के बीच की पिच की लंबाई क्या होती है? दोस्तों क्रिकेट में 2 विकेटों के बीच के पिच की लंबाई क्या होती है? तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि 22 गज। अगर आप लोगों ने 22 गज आंसर लगाया है तो बिल्कुल राइट है दोस्तों। और दोस्तों ये जो क्रिकेट में जो 2 विकेट लगे हुए होते हैं, जो स्टंप लगे हुए होते हैं, इनकी लंबाई कितनी होती है? तो इनकी लंबाई होती है दोस्तों 28 इंच। इनकी लंबाई होती है 28 इंच। और दोस्तों क्रिकेट में जो बैट होता है उसकी लंबाई कितनी होती है? तो उसकी लंबाई दोस्तों होती है 38 इंच। स्टंप की लंबाई होती है 28 इंच, बल्ले की लंबाई होती है 38 इंच। और दोस्तों 2 विकेटों के पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 22 गज होती है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ज्योतिबा फूले थे दोस्तों। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले थे। इन्होंने दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की? तो 1873 ईस्वी में। 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में दोस्तों इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, महाराष्ट्र राज्य में। और दोस्तों अगर इनकी बात करें कि ज्योतिबा फूले की पुस्तक का क्या नाम है, तो इनकी पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। इनकी पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है गुलामगिरी। आपके आगे आने वाले दिनों में पूछा जा सकता है ये प्रश्न। और दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की? तो 1873 ईस्वी में। और कहाँ की? तो महाराष्ट्र में। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया कि गणगौर कहाँ का लोक नृत्य है?
तो दोस्तों गणगौर कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि एसएससी जीडी का जो हमारा एग्जाम चल रहा है उसमें लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, इनसे दोस्तों लगभग हर शिफ्ट में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये गणगौर जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये दोस्तों राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। उसके बाद दोस्तों राजस्थान राज्य का और कौन से लोक नृत्य हैं? तो कालबेलिया। दोस्तों कालबेलिया जो है ये राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। और दोस्तों घूमर, ये भी दोस्तों राजस्थान राज्य का है। उसके बाद दोस्तों अन्य राज्यों के लोक नृत्यों के बारे में अगर हम बात करें तो यक्षगान। दोस्तों यक्षगान ये किस राज्य का है? तो यक्षगान जो है हमारा ये कर्नाटक राज्य का है दोस्तों, कर्नाटक राज्य का। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें लावड़ी और तमाशा, लावड़ी और तमाशा दोस्तों ये हमारे महाराष्ट्र राज्य के हैं दोस्तों, लावड़ी और तमाशा। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें कि पिंडवानी, तो ये पिंडवानी छत्तीसगढ़ राज्य का है दोस्तों, पिंडवानी लोक नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें हम लोग कि भांगड़ा और गिद्दा, भांगड़ा और गिद्दा दोस्तों ये किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो भांगड़ा और गिद्दा दोस्तों ये पंजाब राज्य के हैं। भांगड़ा और गिद्दा लोक नृत्य जो हैं हमारे ये पंजाब राज्य के हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि नौटंकी, रासलीला ये किस राज्य के हैं? तो दोस्तों नौटंकी और रासलीला ये दोस्तों उत्तर प्रदेश, यूपी दोस्तों उत्तर प्रदेश के हैं। उसके बाद दोस्तों अगर अन्य लोक नृत्यों की बात करें तो बिहू, बिहू किस राज्य का दोस्तों लोक नृत्य है? तो ये बिहू जो लोक नृत्य है ये दोस्तों असम राज्य का है, असम राज्य का है। उसके बाद दोस्तों रऊफ, रऊफ लोक नृत्य किस राज्य का है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर का है दोस्तों, जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है दोस्तों रऊफ। अगर हम बात करें दोस्तों सरहुल, तो ये दोस्तों सरहुल है झारखंड का लोक नृत्य, सरहुल झारखंड राज्य का लोक नृत्य है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि डांडिया और गरबा, दोस्तों डांडिया और गरबा ये किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये गुजरात राज्य के लोक नृत्य हैं दोस्तों। ये हमारे दोस्तों महत्वपूर्ण कुछ लोक नृत्य थे जो हमारे दोस्तों हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। ये सभी पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाली शिफ्टों में भी पूछे जाने के चांस हैं, तो बहुत ध्यान से देखते चलेंगे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट जितने भी थे दोस्तों वो हमने आपको बता दिए हैं। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है? तो दोस्तों चूना पत्थर, जो चूना पत्थर है ये दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है। चाक हमारा जो हो जाएगा ये भी दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है। अगर दोस्तों बात करें कि मार्बल, तो ये भी दोस्तों हमारा हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप दोस्तों। लेकिन इसमें चूना पत्थर ऑप्शन में दिया हुआ था तो इसीलिए हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो चूना पत्थर। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से किस देश ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सबसे अधिक पदक जीते? दोस्तों किस देश ने टोक्यो पैरालंपिक, दोस्तों पैरालंपिक की बात कर रहा है, पैरालंपिक 2022 में सबसे अधिक पदक किस देश ने जीते? तो इसमें दोस्तों अगर आप लोगों ने चीन लगाया है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर बात करें कि पिछले 5 पैरालंपिक से चीन पदकों के मामले में सबसे पहले स्थान पर रह रहा है पिछले 5 पैरालंपिक से। और दोस्तों इस जो ये टोक्यो पैरालंपिक हमारा 2020 में आयोजित किया गया, इसमें दोस्तों 96 स्वर्ण पदक किसने जीते? तो चीन ने जीते। और कुल पदकों की अगर संख्या की बात करें कि चीन ने कुल कितने पदक जीते, तो चीन ने कुल 207 पदक जीते थे दोस्तों। चीन ने टोक्यो पैरालंपिक जो हमारा 2020 में आयोजित किया गया उसमें चीन ने कुल 207 पदक जीते और 96 उसमें दोस्तों गोल्ड थे, 96 दोस्तों गोल्ड मेडल थे। उसके बाद अगर दोस्तों बात करें हम लोग कि भारत ने कितने पदक जीते, तो भारत ने दोस्तों कुल 19 पदक जीते थे, भारत ने कुल 19 पदक जीते थे। इनमें दोस्तों 5 गोल्ड थे, 5 गोल्ड थे। उसके बाद दोस्तों 8 सिल्वर थे, 8 सिल्वर थे। और दोस्तों 6 जो थे हमारे ये ब्रॉन्ज मेडल थे यानी कांस्य पदक थे। तो दोस्तों 6 और 8 14 और 5 19, भारत ने कुल 19 पदक जीते और भारत दोस्तों पदक तालिका में 24वें स्थान पर रहा। भारत टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 24वें स्थान पर रहा था। और दोस्तों ये जो हमारा टोक्यो पैरालंपिक 2020 था इसका थीम सॉन्ग क्या था? तो थीम सॉन्ग दोस्तों था कर दे कमाल तू, थीम सॉन्ग था कर दे कमाल तू। और इसको दोस्तों किसने गाया था? तो संजीव सिंह ने गाया था, इसको गाया था संजीव सिंह ने। और दोस्तों टोक्यो पैरालंपिक में भारत की तरफ से उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? तो टेकचंद थे दोस्तों, टेकचंद थे उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक।
और दोस्तों ये किस खेल से संबंधित हैं? टेकचंद। तो ये दोस्तों भाला फेंक, दोस्तों टेकचंद का खेल है भाला फेंक। और उसके बाद दोस्तों अगर बात करें कि समापन समारोह के कौन ध्वजवाहक थे, तो दोस्तों समापन समारोह के ध्वजवाहक थे अवनी लेखरा। अवनी लेखरा दोस्तों, अवनी लेखरा ये दोस्तों समापन समारोह की ध्वजवाहक थी। और ये दोस्तों किस खेल से संबंधित हैं? तो निशानेबाजी, निशानेबाजी से संबंधित है। और दोस्तों टोक्यो पैरालंपिक से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो अब हमने आपको बता दिए हैं दोस्तों, बहुत ध्यान से देखते चलेंगे। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रछन्न बेरोजगारी का अर्थ आमतौर पर होता है। तो दोस्तों प्रछन्न बेरोजगारी का अर्थ आमतौर पर क्या होता है? कि श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। दोस्तों प्रछन्न बेरोजगारी में क्या होता है? कि श्रम की जो सीमांत उत्पादकता होती है वो शून्य होती है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो नागभट्ट फर्स्ट। दोस्तों नागभट्ट प्रथम जो था वो प्रतिहार वंश का संस्थापक था। अगर दोस्तों आप लोगों ने नागभट्ट प्रथम लगाया है तो बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों अगर अन्य वंशों के संस्थापक की बात करें तो दोस्तों इसमें अगर हम लोग बात करें कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कटफिसेस। दोस्तों कुजुल कटफिसेस जो था, कटफिसेस दोस्तों ये था कुषाण वंश का संस्थापक। उसके बाद दोस्तों राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का दोस्तों संस्थापक था दंतदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दोस्तों दंतदुर्ग। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, तो दोस्तों पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। सिंह विष्णु दोस्तों, सिंह विष्णु था, ये पल्लव वंश का संस्थापक था। दोस्तों पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आगे आने वाले दिनों में पूछे जा सकते हैं और सभी एग्जामों की दृष्टि से दोस्तों ये महत्वपूर्ण है। और आपके एसएससी जीडी का जो एग्जाम 1 फरवरी को आयोजित किया गया उसकी दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा गया था कि प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था। तो नागभट्ट प्रथम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? तो निगम कर दोस्तों, ये निगम कर जो है वो हमारा प्रत्यक्ष कर है। आयकर, आयकर हमारा दोस्तों ये प्रत्यक्ष कर है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि संपत्ति कर, दोस्तों ये भी हमारा प्रत्यक्ष कर है, संपत्ति कर भी। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें कि उपहार कर, ये भी दोस्तों उपहार कर भी हमारा दोस्तों प्रत्यक्ष कर है। और दोस्तों अगर बात करें कि प्रत्यक्ष कर की डिफिनीशन क्या होती है, तो प्रत्यक्ष कर दोस्तों वो होता है जिसका भुगतान करदाता के द्वारा सीधे सरकार को किया जाता है। प्रत्यक्ष कर दोस्तों किसे कहते हैं? कि जिसका भुगतान, जिसका भुगतान, जिसका भुगतान करदाता के द्वारा, करदाता के द्वारा सीधे सरकार को किया जाता है, सीधे सरकार को किया जाता है, वो प्रत्यक्ष कर कहलाता है। तो दोस्तों निगम कर, आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर ये सभी हमारे प्रत्यक्ष कर हैं दोस्तों। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा अनुच्छेद राज्य के राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद को शक्ति देता है। दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य के राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद को शक्ति देता है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 163। दोस्तों अनुच्छेद 163 कहता है कि अपने कृत्यों के प्रयासों में राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, ये अनुच्छेद 163 कहता है। और दोस्तों उस मंत्रिपरिषद का प्रधान या मुख्य कौन होगा? तो उस मंत्रिपरिषद का प्रधान या मुख्य होगा मुख्यमंत्री। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 163। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्या नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है? तो दोस्तों नीले लिटमस पेपर को क्या लाल रंग में बदल देता है? तो दोस्तों ये अम्ल जो है हमारा, ये नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है। अम्ल जो है दोस्तों ये हमारा नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वेम्पत्ति चिन्ना सत्यम, दोस्तों वेम्पत्ति चिन्ना सत्यम का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से था? तो दोस्तों वेम्पत्ति चिन्ना सत्यम का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था?
तो दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य से था। कुचिपुड़ी नृत्य से दोस्तों वेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध था दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य से। और ये दोस्तों किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है आंध्र प्रदेश राज्य का। दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। और दोस्तों कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या लगातार दोस्तों एसएससी के हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है कुचिपुड़ी या जो भी अन्य शास्त्रीय नृत्य हमारे हैं। तो दोस्तों कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो 8 हैं दोस्तों। उनमें दोस्तों कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि भरतनाट्यम, तो ये दोस्तों भरतनाट्यम जो हमारा है ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। सत्रिया दोस्तों, ये सत्रिया असम राज्य से संबंधित है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें ओडिसी, तो ओडिसी दोस्तों ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। मणिपुरी, ये मणिपुर राज्य से संबंधित है। कथक दोस्तों जो है, कथक हमारा उत्तर भारत से संबंधित है। उसके बाद दोस्तों मोहिनीअट्टम और कथकली, ये दोस्तों केरल राज्य से संबंधित है। ये हमारे 8 दोस्तों शास्त्रीय नृत्य हैं। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था सिंधु दर्शन त्यौहार। दोस्तों त्योहारों से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सिंधु दर्शन त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लद्दाख। दोस्तों सिंधु दर्शन त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो लद्दाख में मनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें मेदराम यात्रा दोस्तों ये त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो तेलंगाना में मनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों बथकुम्मा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो बथकुम्मा त्यौहार भी दोस्तों तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। थाईपुसम दोस्तों कहाँ मनाया जाता है? तो थाईपुसम मनाया जाता है हमारा तमिलनाडु में। थाईपुसम दोस्तों तमिलनाडु में मनाया जाता है। हार्नबिल दोस्तों, हार्नबिल त्यौहार मनाया जाता है हमारा नागालैंड में। सिग्मो फेस्टिवल दोस्तों, सिग्मो फेस्टिवल जो है ये गोवा में मनाया जाता है। सिग्मो फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है। लोसर दोस्तों, ये दोस्तों लद्दाख में मनाया जाता है। और सिंधु दर्शन भी दोस्तों लद्दाख में मनाया जाता है। दोस्तों लोसांग जो है वो सिक्किम में मनाया जाता है। दोस्तों लोसर लद्दाख में मनाया जाता है और लोसांग सिक्किम में मनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। दोस्तों बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और दोस्तों इसे पहले उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? तो बौद्ध ग्रंथों में दोस्तों इसे कहा गया है धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन दोस्तों गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया पहला उपदेश कहाँ दिया गया? तो सारनाथ में दिया गया। और इसे दोस्तों बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। और दोस्तों बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो बुद्ध ने दोस्तों सर्वाधिक उपदेश दिए हैं कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। ये दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। उसके बाद दोस्तों इनके पहले उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। और दोस्तों इनके गृह त्याग की घटना क्या कही गई? दोस्तों गृह त्याग की घटना बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। दोस्तों महाभिनिष्क्रमण किसे कहा गया है? तो गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण। उसके बाद दोस्तों इनकी मृत्यु की घटना बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो महापरिनिर्वाण दोस्तों कहा गया है। और दोस्तों इसके बौद्ध ग्रंथों में 3 पिटक हैं। और ये दोस्तों कौन कौन से पिटक हैं? तो इन 3 पिटकों के दोस्तों नाम हैं विनय पिटक। दोस्तों ये 3 पिटक कौन कौन से हैं? तो विनय पिटक, सूत्र पिटक और दोस्तों अभिधम्म पिटक। ये दोस्तों 3 पिटक हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।